अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के बाद अब तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 90 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी हवाले से फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान साहब पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि IG पंजाब को 24 घंटों के अंदर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म देते हैं। और यह भी कहा कि अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो भी लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ वहीं पर IG पंजाब का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज करने से रोका है, जबकि इसी ट्वीट के जवाब में मोनिस लाही साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की FIR नामालूम अफराद पर दर्ज करने से रोका गया। जबकि उधर इमरान खान साहब पर हमले के हवाले से विफाक ने जल्द FIR के लिए पंजाब हुकूमत को भी खत लिखा है। सवाल यहाँ पर यह है, एक तो ये FIR दर्ज कब होगी और दूसरा ये कि इस FIR में जो इमरान खान साहब की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं कि किन बंदों का नाम इस FIR के अंदर दर्ज होना चाहिए, किन के खिलाफ ये FIR दर्ज होनी है, क्या इमरान खान साहब का वो मुतालबा माना जाएगा? वो नाम जो इमरान खान साहब चाहते हैं FIR के अंदर दर्ज हो वो दर्ज किए जाएंगे या नहीं? और उसके अलावा इस पे बात करेंगे कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त 24 घंटे का वक्त दिया है कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जानी चाहिए है, नहीं तो सो मोटो लिया जाएगा। तो ये क्या मामलात सो मोटो की तरफ जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। उसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, उन्होंने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि उनको वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे जो इमरान खान साहब जुमेरात से लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो खासकर इस्लामाबाद पिंडी की बात की, यहाँ पर जो इस वक्त इंतशार फैला हुआ है उसका जवाबदेह कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जहां पर भी इंतशार देखा जाएगा, जहां पर भी कहीं पर एहतजाज देखा जाएगा तो वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये मामलात क्योस की तरफ गए, ये अगर इंतशार फैला तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अनवर साहब और स्काइप के थ्रू में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज़ भी मैं आपसे ही करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूंकि कानून भी ये कहता है कि FIR विद इन 48 आवर्स आपको दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद जो भी केस होता है वो वीक हो जाता है, उसके ऊपर से कार्रवाई नहीं की जाती है। सर, अभी तक ये क्यों नहीं मामलात हल हो पा रहे, क्यों FIR दर्ज नहीं हो रही? अगर पंजाब पुलिस ये कह रही है कि पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज करने से रोका है, तो ऐसी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है पंजाब हुकूमत की? क्या वो नाम इशू है जो इमरान खान साहब FIR के अंदर दर्ज करवाना चाहते हैं या मामला कुछ और है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि FIR तो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए, 45 घंटे भी नहीं, 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए FIR। और FIR क्या होता है? FIR बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कोई वाकया हुआ है, आप जाके ये बताते हैं कि ये वाकया हुआ है। और अगर आपको कुछ लोगों पे शक होता है तो आप कहते हैं कि मुझे इन पर शक है कि ये इस वाक़े में मुलव्विस हैं। अब जब मैं किसी पे शक करता हूं तो फिर शवाहिद भी देना मेरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन FIR करने से इनकार जो है वो SHO नहीं कर सकता। आमतौर पे होता ये है कि हम FIR रजिस्टर करने जाते हैं तो वो आपको एक सादा कागज पे, एक सादा पर्चे पे जो है वो एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि अगर FIR रजिस्टर हो जाए, फॉर्मली रजिस्टर, वो मामला फिर कोर्ट से ही खत्म होता है, वो अदालत ही खत्म कर सकती है। फिर आपको अदालत में अगर उस केस को क्वैश करना है, खत्म करवाना है, तो फिर वो अदालत करती है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट या वज़ीर आला पंजाब मोनिस लाही साहब जो बयान दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त पोजीशन बता रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान साहब को, और आज भी उनकी मुलाकात हुई है, समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ये किसी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का नाम आप रजिस्टर करवा के उसमें शामिल करके क्या हासिल करना चाहते हैं। चले पंजाब को आपने चीफ प्राइम मिनिस्टर पे कर लिया, इंटीरियर मिनिस्टर पे कर लिया, हालांकि
یہ ساری چیزیں آتی ہیں انویسٹیگیشن میں. انویسٹیگیشن میں آپ دیں, آپ یہ شک کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ اس ایف آئی آر میں جو آپ وہ کر رہے ہیں اس میں جس شخص نے جو کمپلینٹ ہے کیا اس میں اس کا نام ہے کہ جس نے فائر کیا, کیونکہ اس وقت جو پرائم سسپیکٹ ہے وہ ہے کہ جس نے گولی چلائی, اور یہی ابھی ڈٹرمنٹ نہیں ہوا ہے کہ جی گولی چلانے والا کون ہے. تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس واقعے میں جو ہے اس شخص نے گولی چلائی ہے, لیکن مجھے جو ہے وہ شک ہے کہ گولی ایک سے زیادہ زائد جگہ سے آئی ہے. اور پھر آپ اس پہ کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں, جس میں اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ لوگوں کے نام لکھ دیتے ہیں اس کے اندر, لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اصل میں کیس کو ڈٹرمنٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ ایف آئی آر مجھے نہیں پتا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر کرنے میں ہچکچاہٹ مجھے سوائے اس کے کہ اور کوئی نہیں لگتی. ویسے تو پرائم منسٹر کا نام بھی آپ جب لکھ کے وہ ایف آئی آر ان کے خلاف کروانے جاتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی سینئر انٹیلیجنس آفیسر کا نام آپ دیں گے تو پولیس والے کے لیے بھی تھوڑی سی کنسرن ہوتی ہے. لیکن اب جبکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی ہے تو میرا خیال ہے اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کی ایپلیکیشن کی بنیاد پہ ایف آئی آر کروا لیں. بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پھر ان کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوگی. وہ کس بنیاد پہ اس بات پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ریجڈ ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں, یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں کیس میں کوئی بہت پیش رفت یا کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوگا. تو مظہر صاحب کیس چلے گا, انویسٹیگیشن ایسی ہی چلے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان 3 ناموں کے بعد انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو کیس تھا وہ بھی کمزور کیا اور قانونی طور پر بھی وہ بیک فٹ پر گئے ہیں؟ تو قانونی طور پہ تو پرابلمز آئیں گے. ابھی تو یہ کیس بہت ہی پری میچور ہے, لیکن پولیٹیکلی لاس نہیں ہوتا. پولیٹیکلی لاس کیا ہوگا, ان کا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ان کے ساتھ ایک ان کی ٹسل ہے, وہ ان چیزوں کو مسلسل وہ کر رہے ہیں. وہ انڈائریکٹلی ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ ختم کروائی, اور جس طرح کی وہ کہ ہمارے لوگوں کو کالز آتی ہیں, پھر انہوں نے جو شہباز گل اور ہاضم سواتی والا ریفرنس دیا وہ بھی اسی حوالے سے دیا. تو وہ تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی پرابلمز ان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. تو ان سے تو ان کی ٹسل ہے, تو اس ٹسل کو ان کے فالوورز فالو کر رہے ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ فالو کریں یا ادروائز فالو کریں. اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ ہے اصل میں بڑا سوال. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 28 نومبر کے بعد کنٹینیو رہتی ہے یا کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں, وہ اس کے لیے اپنی تیاری کریں. تو پولیٹیکل ان کو اتنا لاس نہیں ہے اس میں. مظہر صاحب, آج بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں اس طرح لانگ مارچ یا پروٹیسٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ منگل, پھر بدھ اور پھر جمعرات کی جو تاریخ دی گئی ہے لانگ مارچ کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی, کیا وہ اس طرح پولیٹیکلی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں انور, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کتنا کراؤڈ تھا کتنا نہیں تھا, یہ ڈٹرمنٹ نہیں کرتی. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتی ہے. اس میں کبھی کسی شہر میں آپ کو 5000 لوگ مل جائیں گے, کسی شہر میں آپ کو 10,000 لوگ مل جائیں گے, لیکن اس سے کسی جماعت کی پاپولیرٹی کو ہم جو ہے اس پہ کوئی بڑا اوپینین نہیں بنا سکتے. وہ ہوتا ہے الیکشن, کیونکہ بہت سا ووٹر ہوتا ہے جو جلسوں میں نہیں جاتا, بہت سا ووٹر ہے جو مظاہروں میں نہیں جاتا, لیکن وہ آپ کے ساتھ ذہنی طور پہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی لاکھوں کے افراد نہیں آئے ہیں اس میں, لیکن کوئی بھی کراؤڈ اگر فائنل ڈیسٹینیشن اگر ان کی اسلام آباد ہے, فیض آباد ہے, راولپنڈی ہے, جب فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچے اس وقت ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور ادھر کتنے لوگ ہوں گے, پھر آپ ادھر اسٹے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ کتنے ہوں گے. تو انہوں نے پولیٹیکل موبلائزیشن تو بہت کی ہے,
لیکن اب ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ 4,000 لوگ تھے، 5,000 لوگ تھے، میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. میرے لیے میٹر وہ کرتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے جس کے جواب میں کوئی بڑی چیز سامنے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے مرزا صاحب، دوبارہ سے میں تھوڑا ایف آئی آر والے معاملے کی طرف جاؤں گی. آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر کہ عمران خان صاحب کی جو وش ہے کہ یہ 3 نام جو کہ بڑے نام ہیں، اور جیسے بھی آپ نے بات بھی کی کہ ان ناموں کے اوپر جب بھی ایف آئی آر کٹوانے کی بات ہوتی ہے تو پولیس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کنسرنز ہوتے ہیں، اور اب جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 24 آورس کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، تو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے کہ یہ 3 نام اس کے اندر درج ہونے چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو مانا جانا چاہیے ہے، یہ درج ہونے چاہیے ہے یہ نام، یا اس پہ واقعی پہلے ایک دفعہ بیٹھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یا اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونی چاہیے؟ کیونکہ نام ایسے ہیں جن کے اوپر کنسرنز آ سکتے ہیں. نہیں کرنے ایف آئی آر رجسٹر ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیوں اتنا اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوگی کیس سے تو پھر انویسٹیگیشن کون کرے گی؟ پولیس ہی کرے گی نا انویسٹیگیشن اس کی. تو پھر انویسٹیگیشن کیسے ہوگی سر؟ پھر نہیں، انویسٹیگیشن تو پھر یہی ہوگی نا، پھر عمران خان صاحب کو بیان دینا پڑے گا، انہیں شواہد دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ جن لوگوں پہ شک کر رہے ہیں، جن پہ وہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد صرف شک کی بنیاد پہ تو کیس آگے نہیں بڑھے گا. پھر یہ ذمہ داری، یہ برڈن جو ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہوگا کہ وہ بتائیں. وہ صرف رانا ثناء اللہ کی 4 تقریریں تو کافی نہیں ہوں گی نا، آپ کو جوڑنا پڑے گا ثبوت. جو اکیوزڈ ہے، جس نے گولی چلائی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے، وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے انہوں نے. لیکن جو اکیوز، اگر جو بیان اس نے تھانے میں دیا، جو بیان اس کا ویڈیو پہ نشر ہوا، اس بیان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانونی حیثیت ہوگی جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان دے گا. اگر وہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان 3 افراد میں سے کسی نے مجھ سے کہا تھا، یا انڈائریکٹلی کسی اور نے مجھ سے کہا تھا، تب اس کیس کی نوعیت مختلف ہوگی. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں، اگر وہ اپنے اس بیان پہ جو اس کا بھی ہے، اس بیان پہ وہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی قائم رہتا ہے اور 164 کے سٹیٹمنٹ پہ قائم رہتا میں یہی بیان ریپیٹ کرتا ہے، تو پھر اس بیان کو قانونی اور آئینی حیثیت حاصل ہو جائے گی. ایک ملزم جس نے گولی چلائی ہے، اب وہاں جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کہیں اور سے بھی گولی آئی تھی، تو اس کے بھی ایویڈنسز جو ہے، وہ جو پولیس نے بلٹس وہاں سے ریکورڈ کیے ہیں اس کے شیل، وہ پھر آپ اس کا فورینسک کروا لیں کہ وہ اسی گن سے فائر ہوئے ہیں، وہ پولیس گارڈ کی گن سے فائر ہوئے ہیں، یا وہ کسی اور جگہ سے وہ ہوئے ہیں. وہ بھی پتہ چل جائے گا اگر اتنے وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو کیس جب اس کو آپ لیگلی چلائیں گے اور کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو اس میں یہ ساری چیزیں پھر آئیں گی. عمران خان صاحب کا بیان، اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ شواہد، اس ملزم کا جو ان کی کسٹڈی میں ہے، اس کا 164 کا اسٹیٹمنٹ، اور اگر کوئی بھی اس سے جڑا ہوا شخص گرفتار ہوتا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ، وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیس کیا ہے اور اکیوز کون ہے، ایک ہی اکیوز ہے یا ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے مرزا صاحب، اس کے علاوہ جس طرح سے بھی آئی جی پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایف آئی آر درج کرنے سے روکا ہے، تو یہ سارا پن پوائنٹ تو اس وقت کہیں نہ کہیں، جو کہ بہت ساری بات بھی ہوئی ہے کہ پھر پرویز الہی صاحب پر سارا کا سارا ملبہ پڑتا ہے، اگر کیونکہ ان کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آیا ابھی تک. ہاں بالکل، چیف پنجاب گورنمنٹ پہ اب یہ جو اگر راولپنڈی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لاہور میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، تو پنجاب گورنمنٹ اگر اس پہ خاموش ہے اور وہ اس کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو پھر پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے. اب ایسے میں اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی. اس واقعے کی بھی بنیادی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پنجاب اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اس کیس کے حوالے سے بھی ادروائز بھی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو عہدہ برا نہیں کر سکتی پنجاب گورنمنٹ. اور انہوں نے اس حوالے سے وزیر آباد پر حملے کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وہاں جو پولیس سیکیورٹی تھی ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟
उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मज़हर साहब, ठीक। आज इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है जिसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें जान से मारने की मुसलसल धमकियां दे रहे थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि ISPR के काम के दायरा इख्तियार का तयन किया जाना चाहिए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया था ये? सदर मुमलिकत की बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि सदर मुमलिकत इस बात को कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। वो देखने भी गए थे इमरान खान साहब को, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने उनसे इस हवाले से गुफ्तगू भी की हो। उन्होंने कहा होगा कि आप मुझे ख़त लिख दें। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है वो बहरहाल वो PTI के लोग बुनियादी लोगों में से हैं, और वो उन्होंने कोशिश भी की कि किसी तरह पैचअप हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इस बयान को वो ऐन मुमकिन है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे? वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ISPR के रोल को क्या डिटरमिन कर सकते हैं, या फौज के रोल को क्या डिटरमिन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिख सकते हैं, इस ख़त का रेफरेंस देने के हवाले से लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा वो कोई चीज़ और कर सकते हैं। मैं कोई क़ानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन सदर मुमलिकत की पावर 18वीं तरमीम के बाद बहुत महदूद है, और वैसे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से एक फिगर हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे फिगर हेड होता है। वो उसकी एक सिंबॉलिक हैसियत ज़रूर होती है, लेकिन वो जो भी काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। तो राना सनाउल्लाह पर जो इल्ज़ाम मुसलसल इमरान खान साहब की तरफ लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम है, देखो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, सियासतदान एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, एक दूसरे को जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो वो करते हैं, लेकिन क्या कोई राना सनाउल्लाह ने स्क्वाड भेज दिया इमरान खान को अटैक के लिए? अगर ऐसी कोई बात है तो फिर उस शवाहिद को सामने लाएं, लेकिन उस शक जो वो कह रहे हैं उस धमकी को, उस हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है यही हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप अपनी टोन को थोड़ा सा माइल्ड करें, और गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। एक अगर इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की गुफ्तगू करेगा कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हों तो मैं फुला थाने में और फुला कचहरी में और फुला जगह पे भेज दूंगा उसको, तो ये किसी भी तरीके से सूट नहीं करता एक इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन मज़हर साहब, शायद इमरान खान साहब जो मुलजिम का बयान है, वीडियो बयान जिसमें उन्होंने मजहबी मुनाफरत की बात की है, शायद उसको लिंक करना चाह रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब से। मतलब उसको देखना चाहिए, वो बड़ी संजीदा बात है। यानी अगर ये बात उस मुल्जिम से कहलवाई गई है, ये अगेन इन्वेस्टिगेशन में अगर वो मुल्जिम इसी बयान पे स्टैंड करता है 164 के, ये भी तो हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके कहे कि मुझे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया है। तो अगर वो ये जाके कहता है कि मुझे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया, तो जिसने बयान दिलवाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रुझान है। इसके नताइज हम माजी में देख चुके हैं इस तरह की चीज़ों के। तो मेरा ख्याल है वो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि पहली चीज़ ये कि उस मुल्ज़मान को फॉर्मली जो है FIR के बाद उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी होगी। अभी तक उसकी कोई फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जब इस केस में उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसका रिमांड होगा, उसके बाद उसका 164 स्टेटमेंट होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस केस के हवाले से। और जो उसका इनिशियल बयान आया है, फिर उसमें ये भी बात होगी कि ये बयान आपने खुद दिया है, ये वीडियो पे जो रिकॉर्ड हुआ है, या किसी ने दिलवाया गया है। तो मेरा ख्याल है केस में हमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम को नाज़रीन हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब थे। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि ये जो FIR का मामला है दर्ज क्यों नहीं हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तमाम मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ा है तो अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही। खासकर परवेज़ इलाही साहब इस मामले के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि मोनिस इलाही साहब तो ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की FIR नामालूम अफराद पर जो है वो दर्ज करने से रोका है। तो अगर पंजाब हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है तो फिर ये FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके हवाले से अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है, इसे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सर, कहिएगा अभी तक पंजाब हुकूमत क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की आती है, अभी तक FIR दर्ज नहीं करवा सकी है, और खासकर परवेज इलाही साहब की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, और वो लोग तो आपके हमायती भी हैं, तो अभी तक क्यों नहीं FIR दर्ज करवाई जा रही है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो देखें, इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि ऐसा जो भी क्राइम होता है जिसमें कत्ल हो या इस्लाम में कत्ल हो, संगीन जुर्म हो, उसमें वक्त पे FIR होना केस की सेहत के लिए लाजिम व मलजूम है। अब ये केस आम केस भी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म साहब की जानलेवा हमला हुआ और उसमें एक शख्स की जान भी गई, बहुत से लोग जख्मी हुए, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब। अब इसमें मैं समझता हूँ ये जिससे भी हुआ है एक मुजरिमाना गफलत है कि आज 5वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक को कहना पड़ा कि आप इसमें FIR करें, क्योंकि अगर 24 घंटे से भी ज्यादा डिले हो जाता है तो बहुत सा आपका एविडेंस जाया हो जाता है। क्राइम सीन को आपने प्रिजर्व करना होता है। इसमें टाइम इज ऑफ एसेंस इन दीज केसेस। हमेशा जब भी हम इन केसों में पेश होते थे एज अ वकील, तो जमानत लेने के लिए या केस में रिलीफ लेने के लिए ये टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो इसमें जो टाइम ज़ाया हुआ है ये बड़ा जुल्म किया गया है, और ये एक राइट होता है किसी भी मुस्तगीस का, किसी भी कंप्लेनेंट का जिसके साथ ज्यादती हुई है, उस पर हमला हुआ है, जख्मी हुआ है, उसका राइट है कि वो अपनी मर्जी की FIR लिखे। अगर FIR में कोई नाम गलत है तो वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में हटा भी सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुस्तगीस जो है कुछ नाम दे रहा है जो शायद बड़े नाम है, तो जो हमला हुआ है वो भी आम आदमी नहीं है। तो अगर इसी तरह होगा तो फिर आम आदमी इस मुल्क में क्या करेगा कि अगर वजीर आजम इमरान खान, एक्स वजीर आजम इमरान खान की FIR, उनके जानलेवा हमले की FIR अगर नहीं हो रही, तो आप मुझे बताएं, आपका मेरा हम सबका फिर तो अल्लाह ही मालिक है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि इमरान खान साहब का कि FIR अभी तक जो है ये 5वां दिन है वो नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अदल के निज़ाम पे। बाकी जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना चाहिए। मेरे ख्याल में मोनिस साहब की इस पर एक राय आई थी, पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं समझा उनकी यही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में शायद जो रिप्रेजेंटेटिव थे पुलिस की, जब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने रोका है, तो मुनीस साहब ने शायद ये बात की कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने FIR से नहीं रोका, उन्होंने नामालूम अफराद के इनके जो अननोन होते हैं उससे उन्होंने कटवाने से इनकार किया था कि भाई हम कटवाएंगे तो जो मालूम या जिन पे इल्जाम है उसका होना चाहिए। मुनीस साहब वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो कोई बीच में ऐसा कोई नहीं है कि परवेज इलाही साहब या खान साहब के बीच में इसमें बहुत ज्यादा फासला है, लेकिन ये है कि कुछ नुकात के बाद थोड़ी रुकी भी है, उम्मीद है वो हल हो जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि 5वां दिन है। और अली साहब, लेकिन IG पंजाब ये कह रहे हैं कि जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने FIR दर्ज करने से रोका हुआ है, और दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब जिन 3 नामों के बारे में FIR दर्ज करवाना जा रहे हैं, आप मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि पहले नामालूम अफराद के खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद जिन नामों पर इमरान खान साहब को शक है उसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर अगर सबूत हैं तो उसके हवाले से आगे मजीद उसके ऊपर सजा या जजा का जो भी आगे है वो कानूनी लिहाज से कार्रवाई होनी चाहिए? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे लिए सबसे ताकतवर सबसे कमजोर और सबसे कमजोर सबसे ताकतवर है। तो ये मुल्क अल्लाह ताला ने एक पनाहगाह बनाई है मजलूमों की, ये ताकतवर लोगों के लिए नहीं बनाया। अगर कोई शख्स ताकतवर जितने भी बड़े होते थे, चाहे कोई सियासी होता है, चाहे किसी कोई इदारे का है, आइन और कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है और जिसके खिलाफ हुआ है वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर है, एक्स वज़ीर आज़म है, उनको क्या जरूरत है किसी पर गलत इल्जाम लगाने की? कल को अगर गलत इल्जाम आप लगाते हैं, 2 दिन में जो है इन्वेस्टिगेशन में चीज निकल आती है और नाम निकल जाता है बाहर, तो उस पर कितनी सुखी होती है। तो इस वजह से ये है कि उनका एक राइट है वज़ीर आज़म साहब का कि वो जिसका नाम समझते हैं उसको डाला जाए। अगर वो उसमें नहीं है तो जाहिर है वो नाम इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएगा। ये मैं बता दूं एज ए लॉयर बता दूं
کہ FIR میں نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم ہے. آپ ملزم ہیں اور ملزم ہمیشہ بے گناہ ہوتا ہے جب تک اس پہ کیس ثابت نہ ہو. علی محمد خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ پرویز الہی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مراسم ہیں وہ بھی FIR میں رکاوٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو آپ کے پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو بھی حل کر لیا جائے؟ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں تک ان کے مراسم کا تعلق ہے اس پہ میرا کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ہمارے LI بھی ہیں اور میرے جو سینئر ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. باقی ہاں، اگر وہ اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے. سینئر سیاستدان ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہماری سپورٹ سے ہم نے اللہ کے بعد عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور پرویز صاحب بھی رکھ رکھاؤ والی فیملی ہے، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. تو اگر وہ کوئی اچھا رول ادا کر سکتے ہیں وہ لازماً کر بھی رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہوں گے. اگر کرنا چاہتے ہیں ان کو مزید کرنا چاہیے. تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. پہلی بات کو کامنٹ مناسب نہیں. جی علی محمد صاحب، ملزم کی طرف سے ایک ویڈیو بیان آیا جو انتہائی سنگین اور اسے خطرناک بھی کہا جائے تو میرا خیال ہے کم نہیں ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی منافرت کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب پر اٹیک کیا. آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہیں؟ بالکل پولیٹیکل موٹیوز ہیں. یہ کیس اس طرح سے بنایا گیا ہے. پہلے سے اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ 2 فیڈرل منسٹرز بیٹھے، جاوید لطیف صاحب اور اورنگزیب بی بی، اور انہوں نے یہ پہلی بار ہوا کہ PTV کو یوز کیا گیا ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک مذہبی منافرت کی ایک بنیاد ڈالنے کے لیے. کس نے ان کو حق دیا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اس بات پہ فکر کریں کہ عمران خان صاحب اچھے مسلمان ہیں، یہ بڑے مسلمان ہیں؟ اور یہ جو بندہ ہے یہ کوئی، اس نے اس سے پہلے اس طرح کے کتنے واقعات کیے ہیں. اس کے بارے میں جو اس کی گاؤں کے علاقے سے رپورٹ ہے وہ تو سرے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاید وہاں جو ہے یہ تو مسجد ہی نہیں جاتا تھا بندہ. یہ اس طرح کی کیسز بنانا اور پھر فوری آدھے گھنٹے کے اندر ایک آدمی کا بیان آ جانا، پھر بیان بدلنا، تو یہ تو ایسے ڈرامہ ہی کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک مذہب کی بنیاد پہ ایک اس کو رنگ دیا جائے تاکہ وہ جو تانے بانے ہیں جس نے عمران خان صاحب کی جانلیوا حملہ کیا ہے قانون کے ہاتھ اس تک نہ جا سکیں، اور یہ بات ادھر ہی آئی گئی ہو جائے کہ مذہبی منافرت. تو یہ 22 کروڑ عوام، یہاں کا عدالتی نظام اور ہم سب لوگ، ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ اس طرح کی بچکانہ باتیں قبول کر لیں. تو علی محمد صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے معاملے میں FIR کا اندراج نہ ہونا اور اس تھانے کے خلاف یا پولیس کے خلاف کارروائی نہ ہونا کہیں نہ کہیں پنجاب گورنمنٹ کی بھی کمزوری ہے؟ کیونکہ وفاق تو یہ سارا الزام پنجاب گورنمنٹ پر لگا رہا ہے کہ آپ کی حکومت تھی، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. میرے خیال میں بالکل اس میں وہ ایک ذمہ داری تو ہے. واشنگٹن DC یا لنڈن میٹروپولیٹن کارپوریشن کی رسپانسبلٹی تو نہیں تھی، پنجاب گورنمنٹ کی ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ لمیٹیشنز بہرحال جو ہیں وہ ہوتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل اس ملک میں ہیں. اس طرح سے یہ جو بھی بات ہوئی ہے، آپ نے اس بات کی کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں اپنا ہمارے IG صاحب جو ہیں IG پنجاب نے شاید یہ بات آپ نے اس پروگرام میں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا. تو IG صاحب آپ پھر کس چیز کے IG ہیں؟ اگر حکومت آپ کو الاؤ نہیں کرتی تو آپ کی رسپانسبلٹی آئینی کیا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے الاؤ نہیں کیا. ایک جرم ہوا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے within 24 hours as soon as possible آپ اس کی FIR کریں. چاہے ملک کا سب سے طاقتور آدمی جو بھی ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی آپ کو کیسے روک سکتا ہے اپنی آئینی ذمہ داری سے؟ کوئی کیسے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو FIR وہ نہ کریں؟ FIR درج کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. کیسے درج ہو وہ مستغیث کا حق ہے کہ مستغیث آپ کو بتائے اس کو کس پہ شک ہے. تو خان صاحب کو اس سازش کا پہلے سے پتہ تھا؟ کیا اس بنیاد پر انہوں نے یہ 3 بڑے نام لیے ہیں؟ خان صاحب نے تو بتایا ہے کہ جب یہ کیس چلے گا، کمیشن کوئی بنے گا تو میں جا کے وہاں ثبوت دوں گا. تو آپ FIR درج کریں، کیس اسٹارٹ کریں تاکہ خان صاحب آ کے وہاں اپنے ثبوت دے دیں. ٹھیک ہے سر، جاتے ہوئے اس حوالے سے بھی کہتے جائیے گا کہ جو PTI کے اس وقت جو مختلف کارکنان سے احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد پنڈی میں، جس کی وجہ سے جڑواں شہروں کی جو سڑکیں ہیں وہ بند ہیں، ایمبولینس سروس بند ہے، اور بلا جواز کہا یہ جا رہا ہے جہاں پر بھی احتجاج ہوگا وفاقی پولیس اس حوالے سے انہوں نے خبردار کیا کارروائی بھی کرے گی. تو سر اس وقت ملک کرمبل کر رہا ہے، اس وقت ملک کی صورتحال بہت خراب ہے، خاص کر اسلام آباد پنڈی کی بات کی جائے، سچویشن یہاں پر ورسٹ ہو چکی ہے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے سر؟ حکومت وقت، ذمہ دار لوگ، وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ سارا ہے، وہ لوگ جن کی وجہ سے ایک عالمی حکومت گھر چلی گئی، وہ لوگ جن کی وجہ سے ایک بین الاقوامی سازش کامیاب ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے مراسلے کی بنیاد پہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے جو ہے جو ایک مسئلہ بنایا اور یہ سارا کچھ ہوا، وہی اس کے ذمہ دار ہیں. ہاں سر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. اس
बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि एहतजाज की वजह से थोड़े बहुत मसले मसाइल आए हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह को, लेकिन हमने कोशिश की है कि एम्बुलेंस से स्टूडेंट्स को जाने दिया जाए, बुजुर्ग शहरी जो है। लेकिन इस तरह के मसाइल को जो एहतजाज होता है तो उसमें इस तरह माइक्रो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि साबिक वज़ीर आज़म पे जानलेवा हमला हुआ, इसी पिंडी में बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, इसी पिंडी में लियाकत अली खान साहब शहीद हुए, इसी जो है जगह पे इतना बड़ा जो वाक़यात होते हैं, तो इसको भी तो देखा जाना चाहिए ना कि साबिक वज़ीर आज़म का हमला हुआ है और हुकूमत और रियासती इदारे वो चुपचाप बैठे हैं। वो हम चीखेंगे, चलाएंगे, हमें एहतजाज करेंगे तो एफआईआर होगा। इस मुल्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके इदारों की नहीं है। एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला हुआ है, उनको तो फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये कहना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये फिर बहुत बड़ा वाक़या है। इसके लिए तो जो है जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको फौरी अमल करना चाहिए था। तो कितनी बड़ी ये कमजोरी है कि हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे जानलेवा हमला हुआ, दुनिया में हम मजाक बन के रह गए कि अपने मुल्क में इनके एक्स-पीएम पे अटैक हुआ है और अभी तक ठीक है, पॉइंट टेकन सर। बहुत आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक का टाइम है यहाँ पे। अब ब्रेक के बाद हम इस पर खुद भी डिस्कस करेंगे। अनवर अली साहब से पूछेंगे कि ये जो इस वक्त तमाम सिचुएशन हुई हुई है, खासकर इस्लामाबाद पिंडी की, और जिस तरह से एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल हुई है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस मुश्किलात का जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, और अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेकर उसी पॉइंट से निकलना है जहां पर उन पर कातिलाना हमला हुआ तो यहाँ पर इस वक्त एहतजाज क्यों चल रहा है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गई थी कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब जमेरात से शुरू करने जा रहे हैं, उसी पॉइंट से, वजीराबाद से, जहां पर उन पर कातिलाना हमला हुआ, और उसके बाद से वो कह रहे हैं वहीं से उस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा और कोशिश की जाएगी कि शहरियों को तंग ना किया जाए। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है जिस तरह से एम्बुलेंस सर्विस को काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस को जगह नहीं दी जा रही है, चूँकि सड़कें बंद हैं और जो लोग जो आना जाना चाह रहे हैं वो नहीं आ जा पा रहे हैं, तो काफ़ी इस वक्त जो शहरी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नूर साहब आपकी तरफ आऊँगी कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक तरह से बिला जवाज ये एहतजाज हो रहा है, जब लॉन्ग मार्च आना है वहां से यहाँ, तो तब एक जगह बैठकर पुरअमन तरीके से, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था एहतजाज होगा, तो ये इस वक्त बिला जवाज एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर क्यों किए जा रहे हैं? क्यों जगह रोक कर वहां पर जो एहतजाज कर और जगह बंद की जा रही है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मारिया, एक तो इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद पे ख़त्म हुआ था उन पर जानलेवा हमले का, अब उसको दोबारा जुमेरात से वहाँ से ही शुरू किया जाएगा और उसे लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। पहली बात तो ये है कि जो उससे पहले मुजाहरे किए जा रहे हैं वो मुजाहरों का मकसद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। अब एफआईआर दर्ज ना करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की भी कोताही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये बारहा दफ़ा कह चुकी है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट अलर्ट का बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये बात, अब मसला ये है कि इसको भी पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, और उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि इस मामले को मजहबी मुनाफरत का रंग दिया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इस मामले को मजहबी मुनाफरत का रंग आगे बढ़ा तो मुझे बताइए कोई भी शख्स महफूज नहीं रहेगा, कोई भी लीडर इस आग से नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर आज ये इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है तो कल ये किसी और भी लीडरशिप पर इल्ज़ाम ज़रूर लगेगा। हमें इस इंतहा पसंदी को रोकना है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो कि बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर भी लिया गया। जब 9/11 का वाक़या पेश आया, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने सॉफ्ट इमेज को दोबारा बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि हमें सियासत में मजहबी मुनाफरत के इल्ज़ामात लगाने से पहले बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि आप सियासत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये रही कि ये जो मुजाहरे किए जा रहे हैं इनका मकसद ये है कि तवज्जो दिलाओ, नोटिस है, एफआईआर
का इंदराज ना होना। वो बात तो समझ आती है, लेकिन अगर साहब इस्लामाबाद पिंडी एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल के डेलीगेशंस आते हैं, विजिट्स होते हैं और आगे जो है वो होने भी हैं बहुत सारी बड़ी कंट्रीज के हवाले से। तो सर आप नहीं समझते हैं कि ये इस तरह के एहतजाज अगर होंगे तो वो विजिट डिले होंगे और जिसकी वजह से जो जिन विजिट से हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आनी है, हमें प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, उनमें भी डिले आ रहा होगा? देखिए मारिया, जब भी पाकिस्तान में हंगामों की, एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की सियासत होती है तो आपकी इकोनॉमी पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इस्लामाबाद में आपने देखा जो बिजनेसमैन हैं, ताजर बरादरी है और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस पर बड़ा हंगामा भी बर्पा किया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च होता है तो इससे बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। एक तो ये लोकली आपको पूरे मुल्क में इसका जो नुकसान का अंदेशा है वो सामना उसका करना पड़ता है और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को नुकसान होता है। अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने जब 126 दिन का धरना दिया था तो उस वक्त चीन के जो प्रेसिडेंट थे उनका 6 माह का दौरा भी मुलतवी हुआ था। खैर, अब पंजाब में चूंकि एहतजाज हो रहा है और उसका नुकसान पंजाब गवर्नमेंट को पॉलिटिकली हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप गौर करें, इस्लामाबाद में पुलिस ने, इंतज़ामिया ने बिला जवाज़ एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में जो पुलिस है और जो इंतज़ामिया है वो इस वक्त बड़ा भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह प्रोटेस्ट हो जिस तरह पंजाब में हो रहा है। इसलिए राना सनाउल्लाह तो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अगर आप फैजाबाद से दूसरी तरफ पिंडी है जहाँ पर वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं तो लोगों को उसका नुकसान भी पहुँच रहा है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारा जो इल्ज़ाम है वो पंजाब गवर्नमेंट पर जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाएगा और पोलिटिकली उनको इसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। दूसरी बात, इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट को इन्फोर्स किया है कि उन्होंने फैजाबाद से आगे किसी भी शख्स को आने नहीं दिया। आंसू गैस के शेल फायर किए हैं डीजी ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा ने, वहाँ पे मौजूद थे। और फिर आईजी नासिर दुरानी साहब जो हैं उन्होंने भी, नासिर खान साहब ने यहाँ पे विजिट किया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं उनसे खिताब भी किया है। इससे जो पुलिस का मोराल है वो बड़ा है और इस्लामाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह और जो हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह मुनज़्ज़म नहीं होने दिया जिस तरह मुनज़्ज़म होना चाहिए था। हाँ, अगर पंजाब में आप आवाम भी नहीं निकली है साहब, अगर मैं कहूँ कि उस तरह से आवाम तो नहीं निकली है कि अगर हम ये कहें कि बहुत कुछ जत्था बड़ा निकला है। बहरहाल, अगर ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे किया जाए कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो फसादात है, उसका जिम्मेदार कौन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से सवाल जवाब ये आते वफाकी हुकूमत इसके जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए तो वो ये कहते हैं कि इस तमाम के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक